केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में फिर एक बार बढ़ोतरी की है। गृह उपयोगी रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ोतरी करते हुए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। वर्तमान समय में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1055 है, जो अब बढ़कर 1100 रुपए पर पहुंच गया है और केंद्र सरकार का यह निर्णय अमल में आ गया है। इसी नेपथ्य में राज्य के नागरिक प्रशासन मंत्री केटीआर ने केंद्र सरकार की खिल्ली उड़ाते हुए कहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं, आप सभी को शुभकामनाएं। केंद्र सरकार ने फिर एक बार रसोई गैस के कीमतों में बढ़ोतरी की है, कहकर केटीआर ने ट्विटर से यह बात कही। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत देश की महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर एक बड़ा भेंट प्रदान किए हैं। केटी आपने ट्विटर से बताया कि 1050 रुपए के सिलेंडर को 500 की बढ़ोतरी कर उसे 1100 कर दिया गया है। आज स्वतंत्रता सेनानी एवं जनता के नेता बाबू जगजीवन राम की 36वीं पुण्यतिथि है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर सर्किल परिधि में आराम हर चौराहे पर बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा को पुष्पमाला डालकर विधायक प्रकाश गौड़ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर विधायक प्रकाश गौड़ सहित कई नेताओं ने बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा पर पुष्पमाला डालकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए। इसके पश्चात प्रकाश गौड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाबू जगजीवन राम की आशाओं को सफल बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दलों, जाति, धर्म, वर्ग को बाजू रखकर सभी एकजुट होकर राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहिए। इसके लिए बाबू जगजीवन राम की प्रेरणा हर किसी के लिए एक संदेश है। जनता के लिए अपना सारा जीवन समर्पित किए प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की सेवाएं चिरस्मरणीय है। आज बाबू जगजीवन राम की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कई नेताओं ने नगर में बाबू जगजीवन राम की प्रतिमाओं को फूल माला डालकर श्रद्धांजलि अर्पित किए। यहाँ अर्जुन नगर कम्युनिटी हॉल वार्ड 2 में स्थानीय नेताओं ने बाबू जगजीवन राम के चित्र पर फूल माला समर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि बाबू जगजीवन राम के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना सभी के लिए लाभकारी है। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन टी.एन. श्रीनिवासलू, देवलपल्ली, टीआरएस अध्यक्ष कुमार मुदिराज, नरसिम्हा नागराज, पोन्नाला प्रकाश, बाबू सिद्दीकी, अली गोपी, शिवा महेश, नागराजू आदि ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रचार समिति चेयरमैन मधु व्यास ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि धारनी पोर्टल से लाखों किसानों के साथ गंभीर रूप से अन्याय हो रहा है। इस बात को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए मधु व्यास ने कहा है कि पीड़ित किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी होकर पीड़ितों के समर्थन में अपना आंदोलन एवं संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा है कि हमने एसेंट भूमियों को गरीबों में वितरित किया तो उन भूमियों को अवैध रूप से छीनकर सरकार अपने अधीन में ले रही है। उन्होंने बताया है कि महबूबाबाद में 5000 एकड़ असाइन जमीनों को जनजातीय लोगों के पास से छीन लिया गया है। हैदराबाद नगर के नामपल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती समारोह भव्य रूप से मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पमाला डालकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बंडी संजय ने मुखर्जी की सेवाओं को याद करते हुए बताया कि देश के लिए प्राण अर्पित करने वाले त्यागशील व्यक्तित्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इस अवसर पर उन्होंने याद दिलाया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही आर्टिकल 370 का विरोध करते हुए संघर्ष किया था। देश प्रधानी श्री नरेंद्र मोदी गारू वारिని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని అనేక సంస్కరణలు వాళ్ళ యొక్క ఆశలు నెరవేర్చుతున్న గొప్ప వ్యక్తి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు। శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు ఏ ఆశయం కోసం 370 ఆర్టికల్ వ్యతిరేకంగా ఏ ప్రాణత్యాగం చేశారో వారి త్యాగాన్ని గుర్తించి
ఆ 370 ఆర్టికల్ను రద్దు చేసినటువంటి ఘనత భారతీయ జనతా పార్టీది. శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ యొక్క ఆశయాన్ని నెరవేర్చిన ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారు. సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ను తీసుకొచ్చి పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ లాంటి దేశాల్లో విభజన సమయంలో ఆ దేశానికి ఉన్నటువంటి భారతీయులను తిరిగి ఈ దేశంలో స్థానిక పౌరసత్వం కల్పించే విధంగా ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి గొప్ప వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు. అందుకే అనేక నిర్ణయాలు మైనార్టీ సంతుష్టీకరణ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ దేశ ప్రజలు కూడా చైతన్యం కలిగించినటువంటి వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు. అంటే వారికి స్ఫూర్తి డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు. కాబట్టి అటువంటి యొక్క మహనీయుని యొక్క జయంతిని ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించుకుంటున్నాం. ప్రతి భారతీయ జనతా పార్టీ कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्फूर्ति। हैदराबाद नगर के सीमावर्ती शामीरपेट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक इटेला राजेंद्र ने क्षेत्र का विस्तृत दौरा किया। इस अवसर पर स्थानीय नेताओं ने इटेला राजेंद्र का भव्य स्वागत किया तथा शाल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र के इल्लांता कुंटा मंडल के श्रीरामलुपल्ली निवासी मेकाला मुरली को राज्य सरकार की ओर से दलित बंधु योजना के अंतर्गत एक वाहन प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में लाभार्थी के शमीरपेट स्थित निवास पर इटेला राजेंद्र ने दलित बंधु योजना वाहन का उद्घाटन किया। इसके पश्चात उन्होंने कुछ देर तक स्थानीय लोगों से बातचीत की। हैदराबाद नगर के कई क्षेत्रों में बारिश का पानी बाढ़ बनकर सड़कों पर बह रहा है। बारिश के पानी के कारण कुतबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के भाग्यलक्ष्मी नगर की सभी सड़कें पानी में डूबकर तालाब की तरह नजर आई है। इस क्षेत्र में कौल, नेहा सड़कें आदि तालाब का रूप धारण कर लिए थे। क्षेत्र के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया था और लोग खासी तकलीफों का सामना कर रहे थे। भाग्य लक्ष्मी कॉलोनी रेसिडेंशियल भवन में वह कंपनियां संचालित होने से वह बड़े बड़े वाहनों का आना जाना लगा रहता है, जिससे वहां की सड़कें है पूरी तरह खराब हो गई है। इस क्षेत्र में जब भी बारिश होती है तब तक सड़कों की हालत पूरी तरह खस्ता हो जाती है। इस कारण बरसात का पानी इस क्षेत्र में जमा होते ही तालाब की भांति बदल जाता है। यह लोग किसी भी समय कोई भी खतरा होने की संभावना को लेकर काफी परेशान है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कॉलोनी के अध्यक्ष भी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिन क्षेत्रों में पानी जमा हुआ है वह बिजली के तार भी बाजू से गुजर रहे हैं, जिससे करंट लगने का खतरा है। उन्होंने मांग की है कि स्थानीय विधायक क्षेत्र का दौरा कर यहां की समस्या का स्थायी परिष्कार निकाले। देश की राजधानी दिल्ली के तेलंगाना भवन में लाल दरवाजा सिंह वाहिनी माता का बोनालू भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने माता को बोनम समर्पित किया। इस अवसर पर किशन रेड्डी ने कहा है कि अगले वर्ष से दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले बोनालू उत्सवों के लिए केंद्र सरकार ही निधियां जारी करेंगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में और भी बड़े पैमाने पर पूर्ण वैभव के साथ बोनालू उत्सव आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में होने वाले बोनालू को केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा निधियों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि लाल दरवाजा बोनालू उत्सव कमेटी तथा अन्य मंदिरों को मिलाकर बोनालू उत्सव आयोजित करना चाहिए। देश में तेलंगाना राज्य की भांति कहीं पर भी बोनालू यात्रा आयोजित नहीं की जाती है। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि हैदराबाद शहर में बोनालू उत्सव बड़े जोर शोर के साथ भव्य रूप से आयोजित किए जाते हैं। వచ్చే సంవత్సరం నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం తరపున ఢిల్లీలో నిర్వహించే బోనాల ఉత్సవాలకు ఆర్థిక సాయం చేస్తామన్నారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి। ఢిల్లీలో జరిగే అన్ని కార్యక్రమాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరపున నిధులు ఇవ్వాలని కేంద్ర టూరిజం శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు। ఢిల్లీలో జరిగేటువంటి బోనాల పండుగకు
వచ్చే సంవత్సరం నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వము టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా తప్పకుండా ఆర్థిక సహాయం మేము చేస్తాం. ఢిల్లీలో జరిగేటువంటి బోనాల పండుగ మరింత వైభవంగా పెద్ద ఎత్తున ఈ పండుగ నిర్వహించాలి. దానికోసము నేను మా టూరిజం శాఖ సంబంధించినటువంటి మరి డైరెక్టర్ జనరల్ కమలవర్ధన్ గారు ఉన్నారు. మరి వాళ్ళకి ఇప్పుడే మా యొక్క డైరెక్టర్ మరి మన బ్రార్ గారు ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరికి ఇప్పుడే చెప్తా ఉన్నాను, వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఈ ఢిల్లీలో జరిగేటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలకు సంబంధించి పూర్తి మరి నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇచ్చే విధంగా ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకుంటున్నామని చెప్పి మనం చేస్తాం. भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने अपना मत रखते हुए कहा है कि न्यायालयों में लंबित मामले बढ़ते जाने के मद्देनजर वाणिज्य विवादों का परिष्कार मध्यवर्ती पद्धति के शरण में जाकर कर लेना उचित होगा। भारत यूके वाणिज्य विवादों मध्यस्थता विषय पर लंदन में फिक्की ICA संस्था द्वारा आयोजित सम्मेलन में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान यह बात कही। न्यायमूर्ति एनवी रमना ने कहा है कि आर्थिक क्षेत्र, बीमा, स्टॉक, वाणिज्य क्षेत्रों के लिए लंदन मुख्य द्वार के रूप में परिवर्तित हो गया है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोर्ट मामलों का लंबित होना एक मुख्य समस्या के रूप में बन गई है। यह निर्विवाद विषय है। रमना ने कहा है कि भारत में न्यायाधीशों के पद खाली एवं उनकी भर्ती तथा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विवादों का परिष्कार पारंपरिक मार्गों से न होकर मध्यस्थता के द्वारा उनका निपटारा कर लेना ही उचित होगा। उन्होंने कहा है कि विवादों का परिष्कार पारंपरिक मार्गों से न होकर मध्यस्थता के द्वारा उनका निपटारा कर लेना ही उचित होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवादों तथा अन्य राज्यों के विवादों के निपटारे हेतु मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना के कदम उठाए जाने की भी जानकारी दी। केंद्र सरकार ने तेलंगाना राज्य को एक भारी झटका दिया। वर्ष 2022 से 2023 में राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले गुणों में बड़े पैमाने पर कटौती लागू की है। चालू वित्त वर्ष के लिए 52,167 करोड़ रुपए के ऋण लेने का तेलंगाना सरकार ने प्रस्ताव रखा है। तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव में केंद्र सरकार ने 19,000 करोड़ रुपए की कटौती की है। इस कटौती के साथ इस चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार 33,000 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज न लेने की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकारों द्वारा लिए जा रहे कर्ज के संबंध में केंद्र सरकार ताजे तौर पर गंभीर प्रतिबंधों को अमल में लाई है। गत 2 वर्षों से राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बजट कर्जों सहित विविध निगमों के नाम पर लिए गए ऋणों को भी एक RBM कानून के अंतर्गत केंद्र सरकार ने ले आया है। इसी नेपथ्य में गत 2 वर्षों में FRBM परिधि से हटकर राज्य द्वारा किए गए कर्जों को देखते हुए इस चालू वित्त वर्ष में कटौती लागू की गई है। 40 वर्ष की उम्र पार किए 60% लोगों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप दोनों में से कोई एक अवश्य दिखाई पड़ता है। एक बार इन समस्याओं के शिकार होने पर जीवन पर्याप्त दवाइयों का सेवन करना चाहिए। इन दवाइयों का खर्च वहन करना मध्यम वर्ग के लोगों को काफी भार वहन करने जैसा काम है। इस बात को दृष्टि में रखकर राष्ट्रीय औषध दर नियंत्रण संस्था ने दवाइयों के दामों में संशोधन करते हुए आदेश जारी किए। राष्ट्रीय औषधि दर नियंत्रण संस्था द्वारा जारी इस सूची में रक्तचाप, मधुमेह, छिरना से समस्या, कोलेस्ट्रॉल, हृदयघात,
पक्षघात दर्द निवारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य औषधियां शामिल है। इसके परिणाम स्वरूप इन दवाइयों के उपभोक्ताओं पर 30 से 40% तक का भार कम होगा। संशोधित दरों के अनुसार उन दवाइयों को बिक्री करने की उत्पादक संस्थाओं को NPPA ने आदेश जारी किए। इसके अलावा मिनी औषधियों को अलग अलग फार्मूला के साथ नए ढंग से ले आने के लिए सरकार ने अनुमति लेने की भी बात स्पष्ट की गई है। इससे नई औषधियों के नाम पर दवाइयों को मनमाने ढंग से बेचने पर रोक लगाना जैसा हो गया है। अधिकांश सम्मिलित औषधियों के दामों पर अब ताला लगाने जैसी परिस्थितियां बन गई है। होटलों से ऑर्डर पर खाद्य सामग्री डिलीवरी करने वाले स्विगी कंपनी में ऑर्डर करने पर किसी डिलीवरी बॉय ने घोड़े पर सवार होकर डिलीवरी करने की घटना अब तक कहीं पर भी नहीं दिखाई दी है। हाल ही में मुंबई शहर में यह अनोखी घटना घटी। स्विगी के पहचान चिन्ह युक्त बैग को अपने कंधे पर लटकाकर एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर मुंबई की बीच सड़क पर बारिश में भीगते हुए जा रहा था। इस दृश्य को देखकर कई लोगों ने वीडियो निकाले जो सामाजिक माध्यमों पर काफी वायरल हो गए हैं। इस वीडियो को देखकर लोग इस बात से अचंभित है कि इस डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी के लिए घोड़े को कैसे चुना है। अधिकांश लोगों को यह घोड़े वाला प्रश्न काफी सता रहा है। इस विषय में वायरल वीडियो को देखकर स्विगी भी मैदान में कूद पड़ा। इसके लिए स्विगी ने सार्वजनिक घोषणा की है कि घोड़े पर जा रहे व्यक्ति की जानकारियां उन्हें दी गई तो सूचना देने वाले के खाते में 5,000 जमा किए जाएंगे। देश की आम जनता इस मुकालाते में है कि देश में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। इससे कुछ लोगों ने राहत की सांस ली। उसी समय फिर एक बार कोरोना के मामलों में बढ़त शुरू हो गई है। परसों तक 10,000 से कम की संख्या में रहे मामले अब क्रमिक रूप से बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि इस बीच 16,159 नए मामले दर्ज हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना से 28 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 15,394 लोग कोरोना से मुक्ति पाकर स्वस्थ हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,15,212 पर पहुंच गई है। देश में रिकवरी दर 98.53% है और दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.56 पर